ये बात उस समय की है जब रंगतपुर नाम का एक बहुत ही छोटा पर बेहद ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस छोटे से गांव की हरियाली व सुंदरता देखने बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। उस गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था किशन। किशन गांव के ही बाजार में विभिन्न प्रकार के सामान को बेचता था, जिससे अपना और अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास एक गधा भी था जो बाजार में सामान को बेचने के लिए किशन के साथ जाया करता था। किशन उस गधे के ऊपर सामान की बोरियां रख देता और बाजार ले जाया करता। किशन अपने गधे को बहुत प्यार करता और उसकी अच्छे से देखभाल किया करता। वो उस गधे को अच्छे से नहलाता था और बहुत ही स्वच्छ रखता था। उसको अच्छे से खाना देता। इससे गधा बहुत ही ताकतवर हो गया था। उसकी खूब सेवा किया करता था। उस गधे की वजह से ही किशन अपना व्यापार अच्छे से कर पाता था। गधा रोज अपनी पीठ पर बोरियों को लादता और किशन के साथ बाजार जाता। और सभी बोरियों को बेचकर किशन के साथ ही वापस घर आता। गधे को रोज भर पेट खाना मिलता और उसकी खूब सेवा भी होती, जिसके कारण वो बहुत मोटा हो गया और आलसी भी हो गया। अब उसे सामान को ढोने में और बाजार जाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। वो अब सिर्फ आराम करना चाहता था और खाना खाना चाहता था। जब भी किशन उसकी पीठ पर सामान को रखता तो गधे को आलस आता। अरे ये मालिक भी ना रोज रोज मेरी पीठ पर इतना सामान रख देते हैं और मुझे इनके साथ बाजार जाना पड़ता है। मैं अब सिर्फ आराम करना, सोना और खाना चाहता हूँ। मेरा अब काम करने में मन नहीं लगता, पर शायद मेरे मालिक को ये सब दिखाई नहीं देता। क्या करूँ मैं? अब गधा तो गधा ही ठहरा। उसे व्यापार की क्या समझ। उसे तो बस यही लगता था कि किशन उसे आराम नहीं करने देना चाहता। उसे इतनी समझ नहीं थी कि अगर किशन एक दिन भी बाजार जाकर व्यापार नहीं करेगा तो उसे कितना भारी नुकसान हो जाएगा, और अगर नुकसान होगा तो पैसे नहीं आएंगे और ना ही गधे के लिए पेट भर खाना आ पाएगा। वो तो बस अपनी ही सोच रहा था। बाजार की जरूरत के अनुसार किशन बाजार में जाकर सामान बेचता था, जैसे कि दाल, चावल, मसाले, फल और सब्जियां भी। वो रोज अलग अलग तरह का सामान लेता और उस सामान को गधे पर रखकर बाजार की तरफ निकल जाता था। गांव का बाजार किशन के घर से थोड़ा सा दूर था, जहां पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। किशन बहुत ही ध्यान से खुद भी और गधे को भी नदी पार करवाया करता था। वो खुद से ज्यादा गधे का ध्यान रखता था कि कहीं गधे का पैर न फिसल जाए और सारा सामान नदी में ना गिर जाए। एक दिन जब किशन गधे को लेकर बाजार में पहुंचा तो उसे किसी ने बताया कि इस समय और आने वाले समय में नमक की मांग बढ़ने वाली है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।
तुमने मुझे सही समय पर इस बात की जानकारी देकर बहुत अच्छा किया। अब से मुझे सिर्फ नमक का ही व्यापार करना चाहिए। अगले दिन किशन ने नमक की 12 बोरियां बाजार में ले जाकर बेचने के लिए तैयार कर ली। बस अब देर थी उन बोरियों को गधे के ऊपर लादने की। जैसे ही गधे ने उन नमक की बोरियों को देखा, उसने सोचा, अरे 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 अरे, ये क्या, इतनी सारी बोरियां, वो भी एकदम भरी हुई। ये बोरियां तो बहुत ही भारी लगती हैं। इन्हें उठाते उठाते तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। क्या करूं मैं? किशन ने एक एक करके 6 बोरियां गधे के ऊपर रख दी। बोरियां इतनी भारी थीं कि गधे से उनका भार नहीं उठाया गया। उसके पैर कांपने लगे, वो चल ही नहीं पा रहा था। बचाओ! ये बोरियां तो बहुत ही ज्यादा भारी हैं। मेरी कमर टूट गई रे। बेचारा मेरा प्यारा गधा, लगता है इस पर ज्यादा ही वजन रख दिया मैंने। मैं एक काम करता हूँ, एक बोरी कम कर देता हूँ। इससे वजन कम हो जाएगा और मेरा प्यारा गधा भी सही से चल पाएगा। किशन ने एक बोरी गधे की पीठ से उतार दी ताकि गधे को कोई तकलीफ ना हो। पर एक बोरी कम करने के बाद भी गधे को वजन ज्यादा महसूस हो रहा था और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। किशन जानता था कि वजन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उसे गधे पर दया भी आ रही थी। पर वो ये भी जानता था कि गधा अब आलसी हो गया है। किशन ने एक छड़ी निकाली और गधे को मारना शुरू कर दिया ताकि वो आलस छोड़कर आगे बढ़े। अरे, अब तो मैंने वजन भी कम कर दिया। अब तो चलो बाजार। तुम बहुत ज्यादा सो लिए हो और तुमने खाना भी ज्यादा खा लिया है, इसीलिए तुम्हें नींद आती रहती है और तुम आलसी होते जा रहे हो। छड़ी लगते ही जैसे तैसे गधे ने चलना शुरू किया। धीरे धीरे वो किशन के साथ बाजार पहुंच ही गया। सही समय पर नमक लेकर आना किशन को बहुत ही फायदेमंद लगा। उस दिन किशन की सारी नमक की बोरियां बिक गईं। मेरे दोस्त ने मुझे कितनी सही जानकारी दी। मैं अपने दोस्त को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब किशन ने रोज ही नमक की बोरियां गधे पर लादनी शुरू कर दी और बाजार में जाके बेचने लगा। गधा भी जैसे तैसे किशन के साथ बोरियां लेकर बाजार जाता। वो कभी ज्यादा तो कभी कम बोरियां ले जाता था। वो बिना मन से ये काम कर रहा था। बोरियां ले जाते वक्त वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता था, पर जब सामान बेचकर वापस आते थे तो बड़ा खुश होता था और राहत की सांस लेता था। अब किशन की सारी नमक की बोरियां बाजार में बिक चुकी थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने प्यारे गधे को थोड़ा आराम करने दूं। आखिर इसी की वजह से ही मैं इतनी सारी नमक की बोरियां बेच सका हूं। अब गधा आराम करने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद किशन ने दोबारा से बाजार में जाके नमक बेचने का सोचा। उसने दोबारा से गधे पर 6 बोरियां नमक की लाद दी। गधे ने मन में सोचा, अरे 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 अरे, ये मालिक तो फिर से शुरू हो गए। अभी तो मेरी थकान भी नहीं उतरी। अभी तो मुझे और भी बहुत सोना था और खाना भी था। अब क्या करूं मैं? अब फिर से ये काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो किशन के साथ चल दिया। चलते चलते जब वो दोनों नदी के पास पहुंचे तो किशन ने देखा, अरे, आज तो नदी में पानी कुछ ज्यादा ही है। मुझे बहुत ही धीरे धीरे इस नदी को पार करना होगा। वो धीरे धीरे आधी नदी पार कर चुके थे। तभी अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकरा गया।
गधा अपना नियंत्रण खो बैठा और उस नदी में जा गिरा। किशन ने ये सब देखा और बहुत घबरा गया। अरे ओ बेवकूफ गधे, ये तुमने क्या कर दिया? सारा नमक बर्बाद हो गया। तुम कैसे गिर गए? तुम्हें बोला था कि बहुत ही ध्यान से चलना। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? जैसे तैसे किशन ने गधे को खींचा और उसे नदी पार कराई। गधा बहुत ही डर गया था। उसे कोई सदमा ही लग गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ, पर इसी डर से उसने कुछ महसूस किया। वो बोला, अरे वाह, पानी में गिरते ही मेरे पीठ पर से बोरियों का वजन कहाँ गायब हो गया? जबकि बोरियां तो अभी मेरी पीठ पर ही हैं, पर अब ये भारी क्यों नहीं लग रही? जरूर इस नदी में कोई जादुई शक्ति है जो मुझे भार का महसूस नहीं होने दे रही। गधा ये नहीं जानता था कि नदी में कोई शक्ति नहीं है। वो नमक तो पानी में ही घुल गया था, जिससे सिर्फ बोरियां ही रह गई थी। इसलिए उसे हल्का महसूस हो रहा था। हे भगवान, मैंने इतनी मुश्किल से ये नमक की बोरियां भरी थी, अब ये सारा नमक पानी में बह गया। अब मैं क्या करूंगा? बाजार में क्या बेचूंगा? पर भगवान का शुक्र है कि मेरे प्यारे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब बाजार जाने का कोई फायदा नहीं है। अब तो घर ही जाना पड़ेगा। घर जाके और नमक की बोरियां भरता हूँ कल के लिए। आधे दिन का काम करके दोनों घर आ गए। गधे के पास अब पहले से ज्यादा टाइम था। उसने खूब खाया, वो खूब सोया। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। अगले दिन फिर से किशन ने गधे पर बोरियां लाद दी और उसे लेकर बाजार की तरफ चल दिया। अरे कल तो मजा ही आ गया। मुझे काम भी नहीं करना पड़ा और नींद भी बहुत अच्छी आई। पर आज मालिक मुझसे फिर से काम करा रहे हैं, पर मैं तो आज भी काम नहीं करना चाहता। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे आज भी काम ना करना पड़े? मैं एक काम करता हूँ, मैं कल की तरह नदी में जाता हूँ और वो शक्ति आज भी मेरी मदद करेगी और मुझे फिर से काम नहीं करना पड़ेगा और मेरा भार भी कम हो जाएगा। वो तो रोज की तरह ही गधे को अपने साथ लेकर आया था। जैसे ही ये दोनों नदी के पास पहुंचे, गधा अपने मालिक से आगे चलने लगा और नदी में चला गया। इससे पहले कि किशन कुछ समझ पाता, गधा उसी जगह पर जाके बैठ गया जहां वो पहले गिरा था। गधे के बैठते ही सारा का सारा नमक दोबारा नदी में मिल गया और बोरियां खाली हो गईं। हे भगवान, इस मूर्ख गधे ने ये क्या कर दिया फिर से? अरे ओ बेवकूफ गधे, ये तुमने क्या कर दिया? सारा नमक बर्बाद हो गया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गधा तो बस अपनी ही मस्ती में था। वो बहुत ही खुश था। वो सोच रहा था, वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही मजे का अनुभव है। सारा बोझ भी गायब, काम भी गायब। अब तो सिर्फ आराम ही आराम। अब खूब सोऊंगा और खूब खाऊंगा। मजा ही आ गया आज तो। अब तो मैं रोज ये किया करूंगा। इससे मुझे काम से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गधा उसी जगह पर आकर गिर गया जहां कल गिरा था, और इसके बाद ये गधा बहुत खुश भी हो जाता है? कहीं ये जानबूझकर तो इस नदी में नहीं बैठ रहा जिससे कि इसको काम ना करना पड़े? क्योंकि आलसी तो ये एक नंबर का है। मैं इसे अच्छे से अच्छा खिलाता हूँ, इसको सोने का भी पूरा समय देता हूँ और इसकी खूब सेवा भी करता हूँ, पर ये मुझे इसका ये फल दे रहा है, मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं भी देखता हूँ कि ये अगली बार ऐसा कैसे करता है। किशन गधे को लेकर आया और रोज की तरह उसे खाना खिलाया। उसके बाद गधा बड़े ही आराम से चैन की नींद सो गया। किशन सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि गधे की चाल विफल हो सके और उसके अंदर से आलस को दूर भी भगा सके। अगली सुबह किशन ने गधे की पीठ पर पहले से ज्यादा बोरियां लाद दी।
गधे ने मन में सोचा। अरे ये तो पहले से भी ज्यादा बोरियां हैं, पर मुझे इन बोरियों का भार महसूस क्यों नहीं हो रहा। पर मुझे क्या, मैंने तो हमेशा की तरह ही नदी में जाकर बैठ जाना है और वापस घर आ जाना है। मैंने तो बाजार जाना ही नहीं है, इसलिए मालिक को जितनी बोरियां लादनी है लादने दो। नदी के पास पहुंचते ही पहले की तरह गधा नदी में चला गया और उसी जगह पर फिर से बैठ गया। इस बार किशन ने उस गधे को नहीं उठाया, पर जैसे ही गधे ने खुद को उठाने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पाया। नदी में बैठते ही उसकी पीठ पर लगी हुई बोरियों का भार बढ़ता ही जा रहा था। गधा बोला, अरे ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? आज नदी की शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? पर किशन ने उसकी मदद नहीं की। किशन जानता था कि गधा आलसी है और काम ना करने के बहाने ढूंढ रहा है, तभी वो बार बार यहीं आकर बैठ जाता था। उसे पूरा विश्वास था कि गधा इस बार भी पहले की तरह नदी के बीच बैठ जाएगा। इसीलिए किशन ने इस बार बोरियों में नमक की जगह कपास यानी रुई भर दी थी। उन बोरियों में जितना पानी जा रहा था उतना ही कपास भारी होती जा रही थी। किशन ने गधे की चोरी पकड़ ली और जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मूर्ख बना लोगे? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इन्हीं पानी से भरी हुई कपास की बोरियों को लेकर मेरे साथ बाजार चलोगे और वापस भी आओगे। इतना सुनकर गधा रोकर बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? इसका मतलब नदी में कोई शक्ति नहीं है। अगर मुझे अच्छा खाना चाहिए और जिंदगी चाहिए तो मुझे आलस छोड़कर मेहनत ही करनी होगी। किशन अपने गधे को लेकर बाजार गया और फिर घर आया। उसके बाद से गधे ने कभी भी अपने मालिक को धोखा देने की कोशिश नहीं की और पूरी मेहनत से मालिक के साथ काम किया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलसी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए तथा अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए। तीन बोनो और मोची की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक गरीब मोची रहता था। अपने घर के एक कमरे में वो जूते बनाता और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। वो पूरा दिन बहुत मेहनत करता और जूते बनाया करता, पर उसके बनाए हुए जूते ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आते। कोई उन जूतों को नहीं खरीदता था। एक समय तो ऐसा आया कि उसके बनाए जूते बिकने ही बहुत कम हो गए। वो सोचता था, पता नहीं क्यों कोई भी मेरे बनाए हुए जूतों को नहीं खरीदता, पर अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे किसी भी तरह इन जूतों को बेचना ही होगा, नहीं तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। मजबूरी में वो बहुत कम दाम पर जूते बेच दिया करता ताकि कुछ तो पैसे मिल जाएं। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि उसका काम बंद होने की कगार पर आ गया। ऐसे में उसे हर समय अपने परिवार की चिंता सताती रहती। उसके पास अब बहुत ही कम पैसे बचे थे। अपने घर का सामान बेचने के बारे में सोचने लगा था। मोची बहुत अधिक परेशान रहने लगा था। उसकी पत्नी उसे हमेशा बोलती, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब देख रहा है और वो हमारी सारी परेशानी दूर कर देगा।
मोची ऊपर से तो मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता में रहता। पैसों के साथ साथ उसके पास जूते बनाने का सामान भी खत्म हो गया था। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते ही बचे थे, जो कि कहीं भी नहीं बिक पा रहे थे। उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए किसी भी तरह वो आखिरी बचे एक जोड़ी जूते बेचने थे। आखिरकार एक दिन उसने बाजार जाकर उस जूते को बेचने का मन बना लिया और उसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वो बाजार में गया और अपने आखिरी जोड़ी जूते बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई उसके जूते खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो उन जूतों को नहीं बेच पाया तो वो बहुत निराश हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास बचा ये एक आखिरी जोड़ी जूता किसी ने भी नहीं खरीदा। अब तो मुझे अपने घर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब मैं अपने परिवार को कैसे खाना खिलाऊंगा? वो जूते लेकर वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा। वो खाली पैर चला जा रहा था। रास्ते के कंकड़ पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। देख के लग रहा था कि बहुत ही गरीब है। मोची को इस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। उसने सोचा, जूते तो बिक नहीं रहे हैं, इस बूढ़े व्यक्ति के ही काम आ जाएंगे। तो उसने वे जूते उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वो मोची अपनी दुकान में गया तो उसने देखा कि उसके पास जूते बनाने का सारा सामान खत्म हो चुका है। बचा है तो सिर्फ एक चमड़े का टुकड़ा। उस चमड़े के टुकड़े से सिर्फ एक ही जोड़ी जूता बनाया जा सकता था। अब वो बचा एक चमड़े का जूता ही उस मोची की आखिरी उम्मीद थी। उसने वो चमड़े का बचा हुआ टुकड़ा लिया और उससे जूता बनाना शुरू कर दिया। उसने उस चमड़े के टुकड़े को जूते के नाप के हिसाब से काटना शुरू कर दिया। चमड़ा काटते काटते उसे काफी रात हो गई। थक जाने के बाद उसने सोचा, अब मैं बहुत थक गया हूँ। गरीबी और निराशा ने मेरे शरीर को अब कमजोर बना दिया है। आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी का जूता कल बनाऊंगा। अभी मुझे घर चले जाना चाहिए। उसने उस चमड़े के टुकड़े को आधा कटा हुआ छोड़ दिया और घर आ गया। अगले दिन जब वो दुकान गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस जगह उसने चमड़े का टुकड़ा छोड़ा था वहां एक जोड़ी जूते रखे हुए हैं। वे जूते देखने में बड़े सुंदर थे। कुछ देर तो मोची उन्हें देखता ही रहा। उसने सोचा, अरे ये क्या? मैं तो सिर्फ चमड़े को काट कर रख कर गया था। ये जूते किसने बना दिए? और वो भी इतने सुंदर। ये चमत्कार कैसे हो गया? कौन है जो मेरी सहायता कर रहा है? जिसने भी ये कार्य किया है उसे मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मुझे इन जूतों को बाजार में बेचने जाना होगा, नहीं तो आज मेरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। वो बाजार में पहुंच गया। वो पहली ही दुकान में उन सुंदर जूतों को बेचने के लिए गया। उस दुकानदार को जूते बहुत ही पसंद आ गए और उसने अच्छी कीमत देकर उन जूतों को खरीद लिया। मोची बड़ा खुश हुआ। वो बोला, हाँ, आज मुझे इन जूतों की अच्छी कीमत मिल गई। अब मुझे और मेरे परिवार को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हे मेरी मदद करने वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने जूते बनाने का और घर की जरूरत का कुछ सामान खरीदा और खुशी खुशी घर वापस आ गया। अगले दिन उसने 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़े को काटा और उसे वहीं छोड़कर घर आ गया। वापस दुकान पर जाने पर उसने देखा कि उन्हीं कटे हुए चमड़ों से 2 जोड़ी जूते बने हुए रखे हैं। वो बहुत ही खुश हो गया। उन जूतों को भी वो बेचने के लिए बाजार चला गया और अच्छी कीमत पर उन्हें बेच दिया। उसके बाद से मोची रोज चमड़ा काटकर दुकान में छोड़ने लगा। अगले दिन उसे बने हुए जूते मिल जाते थे।
वो जूते इतने सुंदर हुआ करते थे कि बहुत जल्द ही वो पूरे बाजार में मशहूर हो गए। उसके जूतों की पूरे बाजार में चर्चा होने लगी और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। अब उसके जूते तुरंत बिक जाते और साथ ही नए जूतों की मांग भी रहती। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ये देख उसकी पत्नी भी हैरान थी। एक दिन उसने मोची से पूछा, ऐसा अचानक क्या हो गया है कि बाजार में आपके बनाए जूते इतने लोकप्रिय हो गए? पहले तो कोई भी आपके बनाए जूतों को नहीं खरीदता था। ऐसा चमत्कार भला हुआ कैसे? मोची ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे वो रात में जूते बनाने के लिए चमड़ा काटकर घर चला आता है और अगले दिन उसे बने बनाए जूते मिल जाते हैं। पूरी बात जानकर पत्नी बोली, ये तो भगवान की कृपा है कि कोई नेक इंसान हमारी मदद कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन है ये नेक इंसान और हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए? मोची को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी। उसने एक योजना बनाई। अगली रात उसने रोज की तरह चमड़े को काट के रख दिया, पर इस बार वो घर नहीं गया। वो अपनी पत्नी के साथ दुकान में ही छुप कर बैठ गया, ये जानने के लिए कि आखिर कौन है जो उनकी रोज रोज मदद कर रहा है। वो पत्नी के साथ दुकान में ही छुपकर उस इंसान का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि आधी रात को 3 बौने खिड़की के रास्ते से उसकी दुकान में आए। वो बौने बहुत ही खुश थे। वो नाच गाकर मस्ती कर रहे थे। उसके बाद वो तीनों बौने उन कटे हुए चमड़ों को लेकर जूता बनाने में लग गए। सुबह तक उन्होंने सुंदर सुंदर जूते तैयार कर दिए और खिड़की के ही रास्ते वापस चले गए। ये सब देखकर मोची और उसकी पत्नी बहुत ही हैरान रह गए। वो खुश थे और उनका शुक्रिया कर रहे थे। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बातें करने लगे। पत्नी बोली, वे तीनों बौने कितने नेक दिल हैं, बिना किसी आशा के वो हमारी मदद कर रहे हैं और हम हैं कि उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। कम से कम हम उन्हें कोई उपहार ही दे सकते हैं। मोची बोला, मुझे भी लगता है कि हमें उपहार देकर उनका शुक्रिया करना चाहिए। आखिर उनके ही कारण तो हम गरीबी से बाहर आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें दें क्या। तुमने देखा था कि उनके कपड़े पुराने हो चुके थे और जूते फटे हुए थे। मैं ऐसा करती हूँ कि उनके लिए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए जूते बना दो। वे जरूर ये उपहार पाकर खुश हो जाएंगे। मोची को पत्नी की ये बात जच गई। वो फौरन दुकान गया और कपड़े और जूते बनाने का सामान ले आया। कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी मिलकर कपड़े और जूते बनाते रहे। जब कपड़े और जूते तैयार हुए तो मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, क्योंकि वे बड़े ही सुंदर बने थे। उस रात मोची ने चमड़े के स्थान पर वे कपड़े और जूते रख दिए। फिर अपनी पत्नी के साथ छुपकर बौनों का इंतजार करने लगा। आधी रात को रोज की तरह वो तीनों बौने खिड़की के रास्ते से मोची की दुकान में आए। उन्होंने देखा कि चमड़े की जगह बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े व जूते रखे हुए हैं। वो तीनों बौने बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने वे कपड़े और जूते ले लिए और नाचते गाते वहां से चले गए। मोची और उसकी पत्नी खुश थे कि बौनों को उनके उपहार पसंद आ गए। अगली रात मोची ने फिर से चमड़ा काटकर दुकान में रख दिया और घर आ गया। अगले दिन सुबह जब वो अपनी दुकान में गया तो उसने देखा कि इस बार वो चमड़े का टुकड़ा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। वहां उस रात वो 3 बौने नहीं आए और ना ही कोई जूता बना हुआ मिला। अब ऐसा रोज ही होता रहा। मोची चमड़ा काट कर रख देता, पर सुबह उसे जूता नहीं मिलता। एक दिन मोची समझ गया, अब वे तीनों बौने जो कि फरिश्ते के रूप में आए थे, अब वे नहीं आएंगे।
उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करता हूँ। उस दिन के बाद से मोची खुद जूते बनाने लगा। जूते बनाने में वो माहिर तो था ही, अब उसे ग्राहकों की पसंद का भी अंदाजा लग चुका था। उसके जूते भी बोनो द्वारा बनाए जूतों जैसे ही सुंदर बनने लगे और ग्राहकों को पसंद आने लगे। अब उसकी दुकान में ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती। अब वो खुश था और संतुष्ट भी। सीख: ईश्वर पर सदा विश्वास रखें। चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो उस मुश्किल से आपको अवश्य बाहर निकालेगा। और मदद करने वाले का आभार जरूर प्रकट करें। साथ ही अपनी कला को निखारें, मेहनत करें और सफलता आपके कदम चूमेगी।